Assalamualaikum. My name is Khadija Farooq, and today we are going to talk about the Contract of Indemnity from the Contract Act 1872. Let's move towards the topic. सबसे पहले we should know what is Contract of Indemnity. Contract of Indemnity कोई भी ऐसा contract होता है जिसके अंदर one party promises the other party to save from loss. यानी कि पार्टी A पार्टी B से कहे कि तुम ये बिजनेस स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें लॉस होता है तो आई विल कंपनसेट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सबसे पहले इट इज समथिंग हैपनिंग ऑफ अनहैपनिंग, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब किया जाता है कि अगर इफ एंड देन वाली कंडीशन के साथ अगर ये होता है तो. बट इन द सेकेंड केस पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मे बी वो चीज़ लॉस में ना जाए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उसी बेस पर होता है कि अगर ये चीज हो गई तो आई विल कंपनसेट. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेलेवेंट क्लॉज. सेक्शन 124, 125 and 126 of Contract Act deals with the contract of indemnity. Okay, then the parties involved in the contract of indemnity. Contract of indemnity create करने के लिए हमारे पास दो पार्टीज होना जरूरी है, जिसके बगैर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा. सो द फर्स्ट वन इज इंडेमनीफायर and the second one is indemnity holder. Indemnifier is the one जो प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हारा लॉस होता है तो मैं भरूंगा, यानी कि प्रोमिसर. वो बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारा लॉस हो गया तो आई विल कंपनसेट. एंड द सेकेंड वन इंडेमनिटी होल्डर, जो कि प्रॉमिसिंग होता है द वन जिसका लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इफ एंड देन कंडीशन क्रिएट होगी. Okay, so let's talk about the essentials of the contract of indemnity. First of all, we have free consent. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, not only in the case of contract of indemnity, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उसके लिए फ्री कॉन्सेंट होना इज एन एसेंशियल एलिमेंट. फ्री कॉन्सेंट जब तक नहीं मौजूद होगी तब तक आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. यानी कि एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और जब तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा. उसके बाद हमारे पास आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ये नहीं कि वो इलीगल चीज़ है, यानी कि हमने ड्रग्स पकड़ी और ड्रग्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर दिया और फिर हम कहें कि वो असेंशियल्स में नहीं आता या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को पूरा नहीं कर रहा, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की असेंशियल्स को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए लीगल ऑब्जेक्ट होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना इज एन एसेंशियल एलिमेंट. उसके बाद हमारे पास बात आती है कंसिडरेशन. देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन. जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न. उसके बाद हमारे पास आता है कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके लिए ये सब चीज़ें पूरी करना कि वेदर अ पर्सन कैन डू मेक कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यानी कि ए ने बी से कहा आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है तो आई विल कंपनसेट. तो जब ये चीज़ तय हो गई कि ए बी को कंपनसेट करेगा इन केस ऑफ एनी लॉस, तो ये कमेंसमेंट कब स्टार्ट होगी. अगर नुकसान हो जाता है तो इस चीज़ को कमेंस कब किया जाएगा, यानी कि इस चीज़ पर अमल दरामद कब किया जाएगा. इंस्टेंटली ऑन द हैपनिंग ऑफ लॉस, यानी कि टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. जैसे ही बी का नुकसान हुआ ए लायबल हो गया है कंपनसेट करने के लिए. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लॉयड. सबसे पहले एक्सप्रेस्ड यानी कि स्टेटेड क्लियरली, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपकी पहले बात हुई है कि हम लोग इस तरह चलेंगे इसको लेकर और बाद में आपको इतना पे करना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसके अंदर यू आर इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केसेस, यानी कि पहले ये चीज हो चुकी है और उसको देखते हुए इस केस के अंदर भी वही लागू होगा. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, जो हमारे पास आता है अंडर सेक्शन 125, और इसको याद करने का आसान तरीका ये है DSC. From rights of damages, rights of recovering all sums and rights of recovering all costs. So in case of right of damages,
indemnity holder can sue for the damages. And in case of recovering of all sums and recovering of all costs, उसके अंदर भी indemnity holder can sue for the recovery of all costs and recovery of all sums. So it was all about the contract of indemnity.